हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य की परिभाषा और उसके भेदों को भली भांति जानेंगे। वाच्य को आप इंग्लिश में वॉइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं वाच्य क्या है। यहाँ पे आप टेबल में 3 वाक्य देख रहे हैं, ठीक है। पहला लिखा है राम पानी पीता है, दूसरे में लिखा है राम के द्वारा पानी पिया जाता है, और तीसरे में लिखा है राम से पिया नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों वाक्यों में एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि जो भी काम हो रहा है, पानी पीने का हो रहा है, पिया जाता है या पिया नहीं जाता है, तो ये जो क्रिया हो रही है, जो काम किया जाता है उसको क्रिया कहा जाता है। तो ये जो भी काम हो रहा है, इसको करने वाला व्यक्ति कौन है? राम। तीनों वाक्यों में एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है राम। तो जो व्यक्ति कार्य को करता है उसको बोला जाता है कर्ता। तो हमने तीनों में यहाँ कर्ता कौन लिखा है? राम। इस पहले वाक्य में भी कर्ता राम है, दूसरे वाक्य में भी कर्ता राम है, और यहाँ तीसरे वाक्य में भी कर्ता यानी काम को करने वाला व्यक्ति राम ही है। अब आते हैं हम कर्म के ऊपर। कर्म किसको कहते हैं? कर्म कहते हैं जो कार्य आप कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो। राम पीता है, पीता है क्या है? क्रिया हो रही है, कोई ना कोई काम किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या पीता है वो, इस क्या प्रश्न का जो उत्तर मिल रहा है वो आपका कर्म है। क्या और किसके द्वारा, किसको, ठीक है। क्या पीता है, किसको किया जा रहा है, क्या और किसको, ये 2 प्रश्न हैं। अगर इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कर्म। तो यहाँ पे पीता है, क्या पीता है? पानी पीता है। तो ये जो बीच में लिखा हुआ है, जो क्या प्रश्न का उत्तर है, वो आपका कर्म कहलाएगा। अब दूसरे वाक्य में देखेंगे, राम के द्वारा पानी पिया जाता है। पिया जाता है क्या हुआ? क्रिया हो गई। कर्ता कौन है? यहाँ पे राम है। अब यहाँ पे क्या पिया जाता है, इस क्या प्रश्न का उत्तर यहाँ पे पानी दिया गया है, तो कर्म हमारा क्या हुआ? पानी। तीसरा वाक्य देखेंगे, तीसरा वाक्य, राम से पिया नहीं जाता। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कार्य को करने वाला व्यक्ति कौन है? राम है। तो कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाएगा। पिया नहीं जाता, ये क्या हुई? क्रिया, यानी कार्य नहीं किया जा रहा उससे, इसको क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, क्या, किसको, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो राम से यानी कर्ता, पिया नहीं जाता, ये जो है ये आपकी हो गई क्रिया। अब इसमें कर्म तो है ही नहीं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्म नहीं है, ठीक है। अब क्रिया क्या है? पीता है, जैसे आपको पहले बताया था। पिया जाता है क्रिया है यहाँ पे, और तीसरे वाक्य में पिया नहीं जाता, ये क्रिया है। तीनों वाक्यों को और इनके नीचे जो मैंने कर्ता कर्म क्रिया लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले वाक्य में कर्ता राम है, कर्म पानी है और क्रिया पीता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए ध्यान से, राम के द्वारा, ठीक है। जो कारक विभक्ति लगती है कर्ता के साथ वो कर्ता ही कहलाएगी, कर्ता में ही आएगी। यानी राम के द्वारा ये कर्ता हो गया, पिया जाता है क्रिया हो गई, पानी क्या हो गई? यहाँ पे कर्म हो गया। तीसरा वाक्य देखेंगे, राम से कर्ता है, पिया नहीं जाता क्रिया है, कर्म हमारे पास यहाँ नहीं है। तो पहले वाक्य के नीचे देखिएगा, यहाँ क्रिया जो हो रही है राम के लिंग वचन के अनुसार हो रही है, ठीक है। राम क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग के अनुसार लिंग और वचन को लगाया गया है। जैसे राम पानी पीता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, राम की जगह सीता लिख दूं या गीता लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं किसी गर्ल का नाम लिख देती हूँ, किसी फीमेल का लिख देती हूँ, स्त्रीलिंग लिख देती हूँ, तो आपकी क्रिया क्या बन जाएगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ सीता पानी पीती है, सीता के साथ पीता तो नहीं लगाएंगे ना, सीता के साथ पीती लगाएंगे। सीता पानी पीती है, तो
क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है यहाँ पे? कर्ता के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्रिया जो है किसके अनुसार, किसके लिंग वचन के अनुसार बदल रही है? बार बार कर्ता के अनुसार बदल रही है। अगर मैं यहाँ पे पुल्लिंग लिखती हूँ तो क्रिया मेरी पुल्लिंग में आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखती हूँ तो क्रिया यहाँ पे मेरी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा वाक्य। राम के द्वारा पानी पिया जाता है। यहाँ क्रिया पानी के लिंग वचन के अनुसार है। पानी क्या है? हमारे पास कर्म है। तो यहाँ पे जो भी क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है? वो जो हमारे पास कर्म है। वो कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राम के द्वारा पानी पिया जाता है, पानी क्या है? पुल्लिंग में है, तो क्रिया हमारी क्या होगी? पुल्लिंग में होगी। राम के द्वारा चाय पिया जाता आएगी? नहीं आएगी। चाय क्या है? स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? चाय पी जाती है। अब समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो यहाँ पे अगर मैंने पानी की जगह पे चाय को लिख दिया तो हमारी क्रिया बदल जाएगी। अगर यहाँ पे चाय लिख देती हूँ तो राम का कुछ नहीं होगा, राम यूं का यूं लिखा जाएगा। राम के द्वारा चाय पी जाती है, राम के द्वारा पानी पिया जाता है। ठीक है, तो राम के अनुसार क्रिया यहाँ नहीं बदल रही है। राम की जगह अगर मैं सीता भी लिख दूंगी ना तो क्रिया उसके अकॉर्डिंग नहीं बदल रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सीता के द्वारा पानी पिया जाता है, सीता के द्वारा चाय पी जाती, तो यहाँ पे क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? यहाँ कर्म के अनुसार बदल रही है, इसके अनुसार नहीं बदल रही। अगर ये पुल्लिंग में है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है इसके ऊपर, क्रिया के ऊपर। ठीक है, परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है कर्म के अनुसार। अगर कर्म हमारा स्त्रीलिंग में है तो क्रिया हमारी स्त्रीलिंग में चली जाएगी, अगर कर्म हमारा पुल्लिंग में है तो क्रिया हमारी पुल्लिंग में लिखी जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्रिया पानी यानी कर्म के लिंग वचन के अनुसार है। उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए, राम से पिया नहीं जाता। थर्ड वाले सेंटेंस में, तीसरे वाक्य में हमारे पास कर्म ही नहीं है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कर्ता है, दूसरा हमारे पास क्रिया दी गई है। यहाँ क्रिया का भाव पता चल रहा है, भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। ठीक है, कि उससे पानी पिया नहीं जाता, राम से पानी पिया नहीं जाता। तो यहाँ पे हमें इस वाक्य के अनुसार, इस क्रिया के अनुसार उसका भाव पता चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है। उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, उससे भागा नहीं जाता। ये जो क्रिया हो रही है ना, ये उसका भाव है कि उसे कार्य जो है वो खुद से ही नहीं हो रहा है। ठीक है, या खुद से हो रहा है या खुद से नहीं हो रहा है, तो ये उसकी क्रिया का भाव प्रकट करता है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ देखेंगे इसकी वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। ठीक है, तो हमारी वाच्य की परिभाषा हो जाती है। तो आप इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए कि तीनों सेंटेंस में, तीनों वाक्यों में क्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्रिया जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा वो महत्वपूर्ण किसके अकॉर्डिंग हो रही है? कर्ता, कर्म और भाव के अकॉर्डिंग परिवर्तन आ रहा है उसमें। किसके अनुसार बदल रही है? क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार बदल रही है कभी, और कभी कर्म के अनुसार बदल रही है, और कभी भाव के अनुसार बदल। तो यहाँ पे क्रिया का मुख्य संबंध या तो कर्ता से है, या कर्म से है, या भाव से। तो यही आपका वाच्य कहलाता है, यही आपका वॉइस है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आते हैं हम वाच्य के भेदों पर। ठीक है, वाच्य के भेद जो है उसमें पहला भेद आता है कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, जो कार्य को करने वाला व्यक्ति है उसके अनुसार अगर क्रिया बदल रही है, अगर आपका कर्ता जो है वो पुल्लिंग में है,
तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग में चली जाएगी। अगर आपका कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग में है तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है, इसलिए उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसके 2 उदाहरण मैंने सामने लिखे हैं। रमा पढ़ रही है। यहाँ क्रिया कर्ता यानी रमा के अनुसार, रमा फीमेल है, लड़की है, स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार स्त्रीलिंग में लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद मोहित चित्र बना रहा है। मोहित क्या है? पुल्लिंग, मेल। तो यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार लिखी गई है? कर्ता के अनुसार, यानी इस पुल्लिंग के अनुसार हमारी क्रिया भी पुल्लिंग में लिखी गई है। तो यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग में है, यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार पुल्लिंग में है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो आपका लड़का है तो पुल्लिंग है, ठीक है, तो उसके अनुसार क्रिया हमारी पुल्लिंग में चली जाएगी, पुल्लिंग में लिखी जाएगी। अगर हमारा कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग में है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही लिखी जाएगी। हम ये तो नहीं लिखेंगे ना मोहित चित्र बना रही है, हम तो यही लिखेंगे ना मोहित चित्र बना रहा है, क्योंकि वो लड़का है, पुल्लिंग है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे रमा पढ़ रहा तो नहीं लिखेंगे ना, रमा पढ़ रही है लिखेंगे। तो क्रिया हमारे किसके अनुसार बदली है? दोनों में इसके अनुसार, कार्य को करने वाले व्यक्ति के अनुसार। कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्ता। उसके अकॉर्डिंग ही कर्तृवाच्य पहला भेद हो जाता है इसका। उसके बाद आइए दूसरे भेद पे। दूसरा भेद है हमारा कर्मवाच्य का। अब जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार चलते हैं, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अगर आपकी क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदल रही है तो वो आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। किस प्रकार? उदाहरण देखिएगा। अमित द्वारा गाड़ी चलाई गई, अमित द्वारा पाठ पढ़ा गया। दोनों में कर्ता क्या है? पुल्लिंग, लड़का है। यहाँ पे भी अमित है, यहाँ पे भी अमित है, और ये दोनों क्या है? पुल्लिंग है। चलाई गई, पढ़ा गया। क्रिया हमारे यहाँ पे क्या है? चलाई गई, और यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? पाठ। क्या चलाई गई? गाड़ी। गाड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। तो गाड़ी चलाया गया तो नहीं लिखेंगे ना, गाड़ी चलाई गई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो क्रिया हो रही है वो हमने इसके अनुसार बदली है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार बदली है। यहाँ पे पाठ पढ़ी गई नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे पाठ पढ़ा गया। तो ये जो क्रिया बदल गई, ये जो यहाँ पे स्त्रीलिंग में है और यहाँ पे पुल्लिंग में है, तो ये किसके अनुसार बदली है? इसके अनुसार बदली है। जो हमारे पास क्या प्रश्न का उत्तर आ रहा है, यानी कि जो कर्म है हमारा, क्या पढ़ा गया, क्या चलाई गई, क्या खाया गया, क्या पिया गया, क्या, तो ये जो क्या प्रश्न का उत्तर आता है वो कर्म कहलाता है, और उसके अनुसार अगर हम क्रिया लिखते हैं तो वो आपका कर्मवाच्य कहलाता है। अगर आपका कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग लिखी जाएगी। अगर आपका कर्म पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया जो है वो भी पुल्लिंग में लिखी जाएगी। ये तो हो गए 2 भेद। आइए तीसरा भेद देखते हैं, भाववाच्य। अब भाववाच्य क्या? भाव क्या होता है? फीलिंग्स, जो आप महसूस करते हो, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते उसको, वो आपका भाव है। जो आप अंदर से महसूस करते हो वो आपका भाव कहलाता है। तो वो हमारा तीसरा भेद है, भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म, लिंग, पुरुष और वचन को छोड़कर क्रिया के भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी क्रिया का भाव वहां पे प्रकट हो रहा है, क्रिया का भाव दिखाई दे रहा है। तान्या से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, तान्या की चोट लग गई है, उससे नहीं दौड़ा जा रहा, उससे नहीं भागा जा रहा है, उसको ये अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं नहीं दौड़ पा रही हूँ। ठीक है। दादाजी से चला नहीं जाता, दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं,
उनकी उम्र हो गई है, उनसे अब नहीं चला जा रहा है, जब तक उनका पोता उनका हाथ पकड़ के नहीं चला रहा है या वो छड़ी का सहारा नहीं ले रहे, तो ये चीज़ उनको अंदर से महसूस हो रही है कि वो नहीं चल पा रहे हैं। तान्या को ये अंदर से महसूस हो रहा है कि वो नहीं दौड़ पा रही है। ठीक है, तो ये क्रिया जो हो रही है दोनों जगह पे, यहाँ दौड़ा नहीं जा रहा, यहाँ चला नहीं जा रहा, तो ये क्रिया महसूस हो रही है कि ये कार्य उनसे खुद से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका भाववाच्य इसलिए कहलाएगा। इन वाक्यों में क्रिया नहीं हो रही बल्कि क्रिया का भाव है। आइए आगे देखते हैं। वाच्य परिवर्तन, किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन किए जाते हैं, यानी कि अगर कर्तृवाच्य में आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। इनको बदलने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, यानी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है कर्ता कहलाता है, उस व्यक्ति के नाम के साथ हमें से, के द्वारा, द्वारा, इन तीनों विभक्तियों में किसी एक विभक्ति को लगाना है। या तो आप से लगाओगे या के द्वारा लगाओगे या आप द्वारा लगाओगे। उसके बाद कर्म के साथ अगर पहले से कोई भी विभक्ति लगी हुई है तो आप उसको हटा दोगे। ठीक है, फिर तीसरी बात कौन सी ध्यान में रखनी, क्रिया की धातु में क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे पढ़ लिख खेल, वो क्रिया का मूल रूप है जो धातु कहलाता है, उसमें हमें आ, ता, या जोड़ना है। ठीक, उसके बाद जा धातु का प्रयोग करना है हमें किसके अनुसार, जो भी वाक्य में कर्म, लिंग, वचन, पुरुष दिया हुआ है उसके अनुसार और काल के अनुसार, जिस काल में क्रिया हो रही है उसके अनुसार हमें जा धातु का प्रयोग करना है। 3 बातें कौन कौन सी है, पहला, कर्ता के साथ हमें से, के द्वारा या द्वारा में से एक विभक्ति लगानी है। कर्म के साथ अगर पहले से कोई विभक्ति लगी हुई है तो उसको हमें हटा देना है। तीसरा, हमें वाक्य में जो भी क्रिया का मूल रूप है उसके साथ आ, ता, या, इनमें से एक को जोड़ना है और फिर जा धातु का प्रयोग करना है। किसके अनुसार करना है, जो भी काल में क्रिया हो रही है उसके अनुसार, या फिर कर्म, लिंग, वचन, पुरुष, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जा धातु का प्रयोग करना है। वाक्यों की तरह समझते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम है, एक में कर्तृवाच्य के वाक्य लिखे हुए हैं, दूसरे में कर्मवाच्य के वाक्य लिखे हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, धोबी कपड़े धोता है, धोता है, ये जो क्रिया हो रही है किसके अनुसार हो रही है, धोबी के द्वारा, यानी कर्ता के द्वारा। ठीक है, तो हमने क्रिया को किसके अनुसार लिखा है, कर्ता के अनुसार। अगर मैं यहाँ पे धोबी की जगह धोबिन लिख दूँ तो अब वाक्य क्या बन जाएगा, क्रिया क्या लिखी जाएगी, धोबिन कपड़े धोती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे धोबी लिखा है यानी पुल्लिंग में है, तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग में लिखी जाएगी। अब इसी वाक्य को अगर मुझे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा में से एक विभक्ति लगानी है। यहाँ पे हमने लगा दिया द्वारा, धोबी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। अब धोए जाते हैं क्यों लिखा है हमने, क्योंकि कर्मवाच्य का वाक्य है ये और इसमें क्रिया किसके अनुसार बदलेंगे, कर्म के अनुसार। जो भी कर्म दिया हुआ है, यहाँ पे कर्म क्या है, कपड़े, क्या धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं। तो क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा कर्म है, इसके अनुसार हमने क्रिया को लिखा है। मुद्रा गाना गाती है, मुद्रा के द्वारा गाना गाया जाता है। वह आम खाता है, अन्य पुरुष, वह अन्य पुरुष उससे आम खाया, से विभक्ति का प्रयोग किया है उसके साथ, उससे आम खाया जाता है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है। रमेश ने फूल तोड़ा, रमेश द्वारा फूल तोड़ा गया। यहाँ पे देखो ता है, ती है, ता है, तो लास्ट में भी ता है, ते है, ता है लिखा है। ठीक है, उसके बाद रहा है, रहा है, जा धातु का प्रयोग हमने किसके अनुसार किया है, जो भी क्रिया हो रही है कि जिस काल में हो रही है उसके अनुसार। तोड़ा, तोड़ा के बाद आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तोड़ा गया, आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब इसके लिए भी हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहली, कर्ता के बाद
यानी कार्य को जो करने वाला व्यक्ति है उसके नाम के बाद हमें से परसर्ग यानी से विभक्ति, विभक्ति को परसर्ग भी बोला जाता है, तो से परसर्ग का प्रयोग करना है। उसके बाद क्रिया का प्रयोग सदा अन्य पुरुष एकवचन में होगा। ठीक है। तीसरी बात कौन सी है? क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। जो क्रिया का मूल रूप है, यानी कि जो धातु दी हुई है, जो क्रिया का मूल रूप है, उसको हम सामान्य भूतकाल में बदल देंगे और काल के अनुसार जा धातु का उचित प्रयोग करेंगे। जिस भी काल में क्रिया हो रही है उसी काल में हमें जा धातु का उचित रूप लिखना है। कैसे? कर्तृवाच्य वाक्य देखेंगे, गाय सूखी घास नहीं खाती। ठीक है। और यहाँ पे भाववाच्य का वाक्य है, गाय से सूखी घास खाई नहीं जाती। एक बार इन सारे वाक्यों को देख लीजिए। यहाँ पे कर्ता कौन है? गाय, दादाजी, रिया, रोगी, कुत्ता। ठीक है। अब हमें क्या करना था? कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग करना था अगर हमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना है। तो यहाँ पे देखो, कर्ता कौन कौन था? गाय, दादाजी, रिया, रोगी, कुत्ते। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबके साथ से का लगाया, गाय से, दादाजी से, रिया से, रोगी से, कुत्ते से, सबके साथ से विभक्ति का प्रयोग कर दिया। ठीक। उसके बाद सूखी घास खाई नहीं जाती, खाई सामान्य भूतकाल, सोया सामान्य भूतकाल, नाचा सामान्य भूतकाल, उठा सामान्य भूतकाल, भौंका सामान्य भूतकाल। ठीक है। तो ये जो क्रिया का मूल रूप है उसको हमने सामान्य भूतकाल में लिखा है। अगर आपने काल अच्छे से समझे हैं तो आपको ये पता चलेगा सामान्य भूतकाल में किस तरीके से क्रिया को लिखा जाता है। उसके बाद जा धातु का प्रयोग हुआ है काल के अनुसार, जिस काल में यानी जिस समय में जैसी क्रिया हो रही है। खाती, खाई नहीं जाती, रहे हैं, जा रहा है, नहीं जाती, नाचा नहीं जाता, उठ नहीं सकता, उठा नहीं जाता, भौंकता, भौंका नहीं जाता। तो जा धातु का प्रयोग हमने किस प्रकार किया है? जिस काल में भी क्रिया हो रही है उसके अनुसार हमने जा धातु का प्रयोग किया है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी आपके कोई भी प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। अब तक आज के लिए इतना ही। फिर से मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।